जय हिंद। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री में जो किया था तो हुमायूं के बारे में किया था और उसके पहले बाबर के बारे में किया था। ठीक है, तो आज हमें यहाँ से अकबर चालू करना है। मुगल वंश पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद फिर अकबर के बाद फिर जो हो तुम आगे जहांगीर को देखेंगे तो दो से तीन लेक्चर में हमारा मुगल वंश खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अकबर के बारे में। और अकबर जो हो तो मुगल वंश का जो हो तो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा, और इसको जो हो तो महान शासक क्यों बोला जाता है ये भी हम सारी चीजें देखेंगे। इसकी धार्मिक नीतियां कैसी थी, और उन्हीं के कारण जो हो तो इसको एक महान शासक बोला जाता है, क्योंकि जो हो तो सभी धर्मों का ये समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अकबर का जो कार्यकाल है तो 1556 से 1605 ईस्वी तक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम कि जो हुमायूं था तो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी कब, 1556 में। दीन पनाह नामक जो उसने पुस्तकालय बनवाया था तो उससे गिर करके जो तो उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसी समय पे फिर यहाँ पे नया शासक बनता है अकबर। ठीक है, तो ये अकबर क्या होता है कि ये पंजाब की तरफ जा रहा होता है, पंजाब की तरफ कालानौर की तरफ जा रहा होता है, और तभी इसको कालानौर के पास पता चलता है कि उसके पिता हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो वहीं पे कालानौर के पास इसका जो तो क्या कर देते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं। अभी इसको समझते हैं आगे थोड़ा सा। इसका जन्म कब हुआ था तो 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो राणा बीरसाल जो थे अमरकोट के जो शासक थे राणा बीरसाल, उनके जो हो तो राजमहल में हुआ था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था तो इसके बचपन का नाम था जलाल। क्या नाम था, इसके बचपन का नाम जलाल था। इसकी माता कौन थी, हमीदा बानो बेगम। कौन थी, हमीदा बानो बेगम। कौन थी, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, इसके पिता कौन हो जाएंगे, इसके पिता हो जाएंगे हुमायूं। कौन हो जाएंगे, हुमायूं हो जाएंगे। ठीक है, और इसके जो माता थी तो हमने उस पिछले लेक्चर से में देखा था कि जो हुमायूं का भाई था हिंदाल, तो हिंदाल के जो गुरु थे उनकी लड़की थी हमीदा, और उससे हुमायूं का प्रेम विवाह हो गया था। ठीक है, इसका राज्याभिषेक जो तो कहाँ पर हुआ था तो 1556 में कहाँ पर हुआ था, कालानौर में। ठीक है, तो ये स्थान आपको याद रखना है, कालानौर में पूछेगा। इसका जो संरक्षक था तो वो कौन था, बैरम खां था। कौन था, बैरम खां। इसका जो संरक्षक था बैरम खां था, और इसने खानी बाबा या खान बाबा की नाम से जो है तो उपाधि इसको दिया था। किसका, खान बाबा की उपाधि दिया था। किसको, बैरम खां को। किसने उपाधि दिया था, अकबर ने। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि बैरम खां के नेतृत्व में, क्योंकि अकबर उस समय पर छोटा था, इसका जन्म 1542 में हुआ और 1556 में जो हो तो इसका राज्याभिषेक हो जाता है। लगभग कितने साल में, 14 साल में, 14 साल में इसका जो तो राज्याभिषेक हो जाता है। और यहीं पर 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध होता है हेमू के बीच में। किसके, हेमू वर्सेस अकबर, हेमू वर्सेस अकबर के बीच में। ठीक है, जब ये इसका पिता जब हुमायूं खत्म हो जाता है 1556 में, तो जो हेमू होता है तो ये हिंदू शासक होता है, और ये इस चीज का प्रयास करता है कि जो दिल्ली की सत्ता है वो किसके हाथों में आ जाए, दिल्ली और आगरा की सत्ता हेमू के हाथों में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का ये काफी ज्यादा प्रयास करता है, और इसके बाद फिर ये जो है तो आक्रमण कर देता है। लेकिन बैरम खां काफी जो है तो चालाक होता है, और जो तो इसके बीच में जो पानीपत का युद्ध होता है तो वहां पर हेमू मारा जाता है। बैरम खां का टारगेट क्या होता है कि मुख्य रूप से हेमू को टारगेट करना है, पूरी सेना को तबाह नहीं करना है, हेमू को। ठीक है, तो जितने भी मुख्य सैनिक थे, तीरंदाज थे, तो वो उनको हेमू के मारने के लिए उनको लगा दिया था, और हेमू बैठा था किस पे, हाथी पे। ठीक है, और सबको बोला गया कि हेमू की आंख पे जो हो तो वार करना है, हेमू को किसी तरीके से मारना, पूरी सेना को नहीं। तो सैनिकों ने हेमू को टारगेट किया, और हेमू के आंख में जो हो तो जाकर के तीर लगा, और हेमू फिर धराशाही हो गया। तो यहाँ से पानीपत के दूसरे युद्ध से जैसे ही अकबर को विजय मिलती है तो ये काफी बड़ी विजय होती है। 14 साल का जो हो तो बच्चा होता है, और इसका नेतृत्व तो बैरम खान कर रहा होता है। इसके बाद फिर जो हो तो काफी तेजी से भारत में जो हो तो ये अपना साम्राज्य को फैलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो किसके किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच में। ये युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। तो इसको याद रखना, 1556 ईस्वी में। अब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1576 में।
1576 में किसके किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, ये थोड़ा सा रेड मार्कर बहुत जल्दी जो तो डार्क से लाइट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में। ठीक है, महाराणा प्रताप प्लस अकबर के बीच में हुआ और इसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा सेंटिमेंट्स नहीं दिखाने हैं कि महाराणा प्रताप इंडिया के हैं तो उनको बोलना कि नहीं वो विजयी हुए। इनके पास महज 5 से 10 हजार सेना, यहाँ पे लाखों की सेना होती थी। ठीक है, तो एक इम्पॉसिबल काम था, लेकिन जिस तरीके से महाराणा प्रताप जो हो तो संघर्ष करते थे तो वो एक जो हो तो प्रशंसनीय है, अतुलनीय था। ठीक है, तो ये चीज को हमें समझना है। हल्दी घाटी से महाराणा प्रताप जो हो तो अपने आप को बचा करके जो हो तो निकल जाते हैं। ठीक है, 1576 में। यहाँ पे एक जो हो तो महाराणा प्रताप के जैसी शकल का एक दूसरा व्यक्ति था, झाला सिंह। कौन? झाला सिंह। तो झाला सिंह जब देखता है कि महाराणा प्रताप चारों तरफ से घिर गए हैं मुगल सेना से, तो फिर झाला सिंह क्या करता है कि महाराणा प्रताप का जो तो मुकुट अपने सिर पे रखता है और महाराणा प्रताप को अपनी सौगंध दे करके और जो हो तो और ये बोल करके कि यदि आप जीवित रहेंगे तो फिर से हम पुनः मेवाड़ को प्राप्त कर पाएंगे, चित्तौड़ को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसी शपथ दे करके महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से निकाल देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसका क्या नाम था? झाला सिंह। ठीक है, झाला सिंह ने जो महाराणा प्रताप को रिप्लेस किया था, महाराणा प्रताप के जगह में जो युद्ध करने लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था तो कौन था? मान सिंह। अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था तो कौन था? मान सिंह। ठीक है, अकबर की तरफ से कौन था? मान सिंह। और अकबर मतलब कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था। ठीक है ना, युद्ध में, क्योंकि उसे पता था महाराणा प्रताप के जो हो तो हष्ट पुष्ट और शरीर के बारे में। ठीक है, तो ये चीज जो हो तो काफी जो हो तो मायने रखती है। महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अकबर जो है तो एक धर्म चलाता है जिसे दीन ए इलाही धर्म बोला जाता है। क्या? कौन सा धर्म? दीन ए इलाही धर्म। इसमें प्रथम और अंतिम जो हिंदू व्यक्ति था जिसने स्वीकार किया था तो कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल था। ठीक है, अभी हम अकबर के नवरत्न देखेंगे आगे, तो वहां पे सारी चीज देखेंगे। तो बीरबल था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें जो जैन गुरु थे तो हरविजय नाम के जो जैन गुरु थे तो उनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रखना, हरविजय सूरी जैन गुरु थे, उनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आएगा कि कौन से जैन गुरु थे जिन्हें जो तो अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो हरविजय सिंह। ठीक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रथम और अंतिम व्यक्ति वह कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच में हुआ था? ठीक है, और अकबर की सेना का नेतृत्व तो किसने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। बैरम खां को किसकी उपाधि दी थी? तो खाने बाबा की उपाधि दी थी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। कहां पर हुआ था? तो कालन और पंजाब में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? तो जलाल था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन हमारे जो वनडे एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं हमको उतना ही पढ़ना है, तो इसलिए हम जो तो यहाँ पे कम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अकबर को इतना ज्यादा बता रहे हैं और महाराणा प्रताप को छोटा सा 2 लाइन में। तो जितना क्वेश्चन में आ रहा है तो उतना ही पढ़ना है। बाकी यदि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो कहीं अलग रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो जो महाराणा प्रताप है तो यहाँ पे देखेंगे पहले एक आते हैं राणा कुंभा। कौन आते हैं? राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। फिर इसके बाद आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा, और राणा सांगा के बाद आते हैं राणा उदय सिंह। कौन? उदय सिंह। और उदय सिंह के बेटे होते हैं महाराणा प्रताप। उदय सिंह के बेटे होते हैं महाराणा प्रताप। ठीक है, तो जो महाराणा प्रताप होते हैं तो इनके बचपन का नाम क्या होता है? इनके बचपन का नाम होता है कीका। क्या नाम होता है? इनके बचपन का नाम कीका होता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1540 में। माफ करिएगा, कब हुआ था? 1540 में। हाँ ठीक है, 1540 में। ये अकबर से 2 साल बड़े थे। यहाँ पे देखिए 1542 में अकबर का जन्म और 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम कीका था। कीका। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ तो 1576 में अकबर और
महाराणा प्रताप के बीच में। हाकिम खान सूर, हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की तरफ से जिसने नेतृत्व किया था सेना का, तो ये कौन था? हाकिम खान सूर, जो एक अफगान था। ठीक है, तो पूछेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से कौन सा अफगान सैनिक था जिसने सेना का नेतृत्व किया था? तो हाकिम खान सूर ने। ठीक है, इनके घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। तो इसको भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ चुका है कि हाथी का नाम राम प्रसाद और घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ से महाराणा प्रताप के बारे में याद रखनी है। फिर इनकी जो मृत्यु है तो ये कब हो जाती है? 1597 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में धनुष में प्रत्यंचा मतलब ऐसे धनुष होता है, उस पे ऐसे रस्सी बांध रहे थे। ठीक है, और वो टूटने के कारण इनके जो तो आंतरिक जो हो तो भागों में जो हो तो चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है कब? यहाँ पे 1597 ईस्वी में। ठीक है, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते समय। ठीक है, अकबर का जो अभियान हम देखें तो कुछ मुख्य अभियान कौन से देखेंगे? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 में। 1556 में। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में, हेमू प्लस अकबर के बीच में, तो इसमें हेमू मारा जाता है। ठीक है, हेमू मारा जाता है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो इसमें भी अकबर की विजय होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि दौलताबाद में जो अभियान किया, तो दौलताबाद का अभियान कब किया? 1599 में। यहाँ पर एक महिला शासक होती है, कौन? चांद बीबी। कौन होती है? चांद बीबी प्लस अकबर, चांद बीबी प्लस अकबर। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देते हैं अहमदनगर का जो आक्रमण किया इसने तो 1600 में किया। कब किया? 1600 में किया। और यहाँ पे भी चांद बीबी और अकबर के बीच में संघर्ष हुआ। यहाँ पे भी चांद बीबी और अकबर के बीच में संघर्ष हुआ। यहाँ पे भी चांद बीबी और अकबर के बीच में संघर्ष होता है। ठीक है, चांद बीबी और अकबर के बीच में प्लस अकबर के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे असीरगढ़ का जो वो होता है, तो यहाँ पे कौन होता है? ये होता है 1601 में। कब होता है? 1601 में। और यहाँ पर होता है मीरन करके एक शासक होता है, मीरन खां कुछ करके, प्लस अकबर के बीच में, ठीक है, प्लस अकबर के बीच में। तो यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है कि ये जो असीरगढ़ का जो वो है, तो कौन सा था? अंतिम अभियान था। कौन सा अभियान था? अंतिम अभियान था। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का अभियान। कौन सा था? असीरगढ़ का अभियान। तो इतनी चीजें जो हो तो आपको नोट करना है। इसके बाद हम इसको इरेज करके कुछ नई चीजें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना और कर लेते हैं, इसके बाद फिर एक लेक्चर और अकबर का लेना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना कर लेते हैं आज। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मनसबदारी प्रथा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो हो तो प्रारंभ की थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा क्या है? जैसे मतलब किसी क्षेत्र में कोई जो किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो उसको बोलते थे मनसबदार। क्या बोलते थे? मनसबदार। ठीक है, तो उसको मनसबदारी प्रथा को जो हो तो इसने प्रारंभ किया था। फिर शेख सलीम चिश्ती जो हो तो अकबर के समकालीन एक सूफी संत थे। तो पूछेगा कि शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, यदि हम स्थापत्य में देखें कि अकबर के टाइम में कौन कौन सी चीज़ों का जो हो तो निर्माण हुआ, तो आगरा के किला का निर्माण हुआ। फतेहपुर सीकरी को जो हो तो इसने एक बार राजधानी बनाया। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में इसने क्या क्या निर्माण करवाया ये देख लेते हैं। शाही महल का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में, दीवाने खास का निर्माण करवाया, पंचमहल का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, इबादत खाना का निर्माण करवाया, जोधाबाई महल का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर महल भी था। यहाँ पे जहांगीर महल भी था, याद रखना है। जहांगीर महल ठीक है, यहाँ पे ये भी था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद के किला का इसने निर्माण करवाया और लाहौर के किला का निर्माण इसने करवाया। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हो तो स्थापत्य में है, इसकी काफ़ी ज़्यादा बनवाता है। यहाँ पे यदि हम देखें तो अकबर के कार्यकाल को जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो तो हिंदी साहित्य की काफ़ी ज़्यादा रचनाएं इसके कार्यकाल के आसपास होती हैं, तो इसलिए इसके कार्यकाल को
हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आगे हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम आगे बात करें यहाँ पे तो बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने कब करवाया था? तो एक बार इसने गुजरात का अभियान किया था। तो गुजरात में जब इसने विजय प्राप्त करी तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से पूछेगा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? तो गुजरात विजय की याद में करवाया गया। चार बाग बनाने की परंपरा, चार बाग आप जैसे दिल्ली में जाएंगे और लाल किले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, या आगरा में भी देखेंगे तो जैसे एक बड़ा सा पार्क टाइप है, एक पार्क है ऐसे। ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से इसको चार भागों में बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी ऊंचाई की ऐसी जो हो तो इस पर दीवार खड़ी की जाएगी। ठीक है, तो ये चार बाग कला शैली है। ठीक है, तो इसका जो हो तो प्रारंभ अकबर के समय पर हुआ था, ये चीज़ बताई जा रही है। फिर मुग़लों की जो राजकीय भाषा थी तो कौन थी? फारसी थी। और जो अकबर था तो अकबर को नगाड़ा या नक्कारा जो हो तो बजाने का शौक़ था। तो पूछेगा कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगाड़ा बजाता था। ठीक है, मुग़लों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें से हम अकबर से संबंधित सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी लेक्चर बचा है तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके इम्पॉर्टेंट कार्य देखने हैं कि इसने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया, और जो तो जो हज यात्रा जाते थे उस पर टैक्स कब हटाया, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो उसमें से काफ़ी सारे कार्य हैं इसके। और इसके अलावा जो इसके नवरत्न हैं तो नवरत्नों से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें से 9 लोगों के बारे में जानना है और उनको जो तो कौन कौन से उन्होंने मुख्य कार्य किए या किस चीज़ से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।